Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। गला भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तबीयत भी पूरी ठीक नहीं है, लेकिन कहानी एक जिम्मेदारी है, इसलिए आपके सामने हाजिर हूँ। कोलकाता जूनियर डॉक्टर केस के बाद से एक सवाल उठ रहा था, और ये सवाल उठाया था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। उनका लगातार बयान आ रहा था कि हम ऐसा कानून लाएंगे कि जो रेपिस्ट हैं उनको 10 दिनों के अंदर अंदर फांसी के तख्ते पर पहुंचा देंगे, यानी 10 दिन के अंदर उसे फांसी की सज़ा दिला दी जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या 10 दिन में किसी को फांसी के तख्ते पर ले जाया जा सकता है? 10 दिन के अंदर फांसी की सज़ा सुनाई जा सकती है और फांसी दे भी दी जा सकती है, क्योंकि जो कानून के जानकार हैं, अगर उनसे आप बात कीजिए तो फिर लगता है कि एक राजनीतिक शोशेबाजी है, एक तरह से एक मजाक है। लेकिन क्या ये मजाक हकीकत बन सकता है? क्या कोलकाता जूनियर डॉक्टर का रेपिस्ट और कातिल संजय रॉय, जो इस वक्त जेल में है, उसे इतनी जल्दी फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा सकता है? और कब तक? अगर सिर्फ मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो 2002 में पश्चिम बंगाल में आखिरी फांसी हुई थी कोलकाता के अलीपुर जेल में, और वो हुई थी धनंजय चटर्जी की, जिसकी कहानी आपको डिटेल में मैंने पहले सुना रखी है। और वो भी एक बच्ची के साथ रेप और मर्डर का मामला था। इत्तेफाक से ममता बनर्जी ने जब कहा कि 10 दिन के अंदर हम फांसी के तख्ते पर ले जाएंगे, ऐसा कानून लाएंगे, तो आज अपने कहे के मुताबिक ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक नया कानून पेश किया। इस कानून का नाम रखा है अपराजिता महिला बाल सुरक्षा बिल, यानी कि इसको ऐसे समझे, एंटी रेपिस्ट बिल। हालांकि जो ममता बनर्जी ने दावा किया था 10 दिन में फांसी दिला देंगे, इस बिल में उस 10 दिन का जिक्र नहीं है। हाँ, इस बिल में जो 2-3 चीज़ें हैं पहले वो बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा 10 दिन में फांसी होगी कि नहीं होगी, या हो सकती है कि नहीं हो सकती है। फांसी का तरीका क्या है, किस किस मोड़ से गुजरना पड़ता है किसी भी फांसी के तख्ते पर ले जाने के लिए उस आरोपी को, और एक केस के जरिए पूरी तस्वीर आपके सामने साफ कर दूंगा। आज जो पश्चिम बंगाल में बिल रखा गया, एंटी रेपिस्ट बिल, उसमें यह कहा गया है कि जब भी कोई ऐसा रेप का इंसिडेंट होगा तो 21 दिन के अंदर अंदर पुलिस को अपनी जांच पूरी करनी होगी। 21 डेज मतलब 3 हफ्ते में। और अगर 21 दिन में वो जांच पूरी नहीं करता है तो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन और एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन उसके लिए कोर्ट को बताना पड़ेगा कि ये 15 दिन क्यों एक्स्ट्रा मांग रहा है और 21 दिन में उसने क्यों जांच पूरी नहीं की। तो 21 और 15 का मतलब हो गया कि कुल मिलाकर 36 डेज, 36 दिन के अंदर अंदर पुलिस को अपनी जांच पूरी करनी है, ये कहा गया। और उसके बाद ये है कि उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर चार्जशीट दाखिल करेंगे और फिर सज़ा सुनाएंगे। तो 36 दिन तो ममता बनर्जी ने वैसे ही दे दिया जांच के लिए, 1 महीना चार्जशीट के लिए। चार्जशीट के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट, अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल की है और उसने सुना भी दिया, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ 1 हफ्ते में, तो भी लगभग 2 महीने तो ऐसे ही बीत गए। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद फांसी नहीं दी जा सकती। जब लोअर कोर्ट किसी को फांसी की सज़ा सुनाती है तो उस पर मुहर लगाती है, उसको कंफर्म करती है वहाँ की हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के बाद भी फांसी नहीं दी जा सकती। उसके बाद वो मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो चलिए आपने कंट्रोल में है, कह दिया कि इसको जल्दी सुनाओ। हाई कोर्ट भी चलिए कह दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या करेंगे, क्योंकि वो आपके जुरिस्डिक्शन, आपके स्टेट से बाहर चला गया है। अब वो देश की सबसे बड़ी अदालत है, अपने हिसाब से तारीख तय करेगी, अपने हिसाब से मुकदमा सुनाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना दिया तो उसके बाद फिर राष्ट्रपति का भी दरवाज़ा है। किस्तों में, टुकड़ों में अलग अलग कहानियाँ ये सुनाई आपको फांसी के प्रोसेस के बारे में। लेकिन ये 10 दिन में फांसी दिलाने की बात एक मजाक मैंने इसलिए कहा कि हकीकत में ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे देश में जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है, जो प्रोसेस है, एक कानून, अदालत, दलील, वकील, तारीख, जिरा, बहस, उसमें वक्त लगेगा।
तो फिर क्या मतलब इन सारी चीज़ों का? अगर ममता बनर्जी ने आज ये भी कह दिया 21 दिन में जांच पूरी या 36 दिन में जांच पूरी, फिर चार्जशीट भी दाखिल, फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्दी से जल्दी मुकदमे का फैसला भी, तो भी आप फांसी नहीं दिलवा सकते। अब फांसी नहीं दिला सकते, इसका एक बेहतरीन नमूना आज आपको डेट बाय डेट एक केस के जरिए समझाता हूं और आप खुद फैसला करेंगे कि एक रेपिस्ट को, एक बलात्कारी को फांसी के तख्ते तक ले जाने में कितनी दिक्कत होती है और कितना वक्त लगता है। एक कहानी के जरिए ये कहानी सुनाऊंगा तो आप आसानी से समझेंगे कि तारीख और देरी और अदालत का काम कैसे होता है। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, आपको याद होगा। 16 दिसंबर 2012। 17 दिसंबर को पहली बार उस बस का ड्राइवर अरेस्ट हुआ, दूसरा दिन था ये। 18 दिसंबर को फिर 3 और एक्यूज गिरफ्तार हुए। 20 दिसंबर को वो जो नाबालिग था इस मामले में वो अरेस्ट हुआ। 21 दिसंबर को छठा और आखिरी आरोपी गिरफ्तार हुआ। कुल 6 एक्यूज थे इस मामले में। 26 दिसंबर को इस दौरान में तबीयत बिगड़ी तो निर्भया को सिंगापुर उससे पहले ले जाया गया था और 29 दिसंबर को निर्भया की सिंगापुर में मौत हो गई। यानी 16 दिसंबर को यह हादसा हुआ और उसके 13 दिन बाद निर्भया की मौत हो चुकी थी। अब इसमें कुल 6 आरोपी थे। इनमें से एक ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली, एक नाबालिग था, उसको 3 साल के बाद ही बरी कर दिया गया। अब बचे 4, पवन, अक्षय, विनय और मुकेश। यही 4 आरोपी थे। अब हंगामा इतना हुआ कि सब ने कहा कि इन सबको जल्दी से जल्दी फांसी के तख्ते पर लटकाओ, जो यही अभी बंगाल में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में। तब यही सेम सिचुएशन निर्भया केस में आया, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उस केस में कब कब क्या क्या हुआ, आप अगर उसको समझ लेंगे तो फिर ये पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी जी का ये 10 दिन वाली फांसी, या फिर 10 नहीं 36 दिन में ही इन्वेस्टिगेशन पूरी, चार्जशीट पूरी, मुकदमा खत्म, इसकी सच्चाई आप समझ जाएंगे। निर्भया केस में निर्भया के बाद 18वें दिन चार्जशीट दाखिल हुई थी। जल्दी था, बहुत तेज हुआ था ये। मतलब 16 दिसंबर को निर्भया का कांड ये हुआ और उसके 18 दिन के बाद चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दाखिल कर दी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत में बहस हुई इस चार्जशीट को लेकर और आखिरकार उस चार्जशीट के दाखिल करने के ठीक 1 महीने बाद यानी 30 दिन बाद कोर्ट ने उस चार्जशीट में आरोप तय कर दिए। जो जो चार्जेस लगाए गए, कौन कौन ठीक हैं, कौन कौन गलत हैं, कोर्ट ने कहा और हो गया। यानी निर्भया केस में 18वें दिन चार्जशीट दाखिल हुई और उस दाखिल होने के 30 दिन के बाद आरोप पत्र दाखिल तो मान लिए गए कोर्ट में। अब ट्रायल शुरू होना था और ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट को गया था, जिसकी बात इस केस में भी हो रही है। अब मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब ये पूरा देश गुस्से में था, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोअर कोर्ट एक ही चीज़ है, निचली अदालत। पूरे 252 दिन 252 डेज लगाए थे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसका फैसला सुनाने में। 252 डेज यानी कि अराउंड 9 मंथ्स, 9 महीने लगे फास्ट ट्रैक कोर्ट को ये फैसला सुनाने में। और आखिरकार 16 दिसंबर 2012 की ये घटना थी और 10 सितंबर 2013 को दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इन चारों को यानी पवन, अक्षय, विनय और मुकेश को फांसी की सज़ा सुनाई। यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कुल 9 महीने लिए। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया तो फिर आरोपियों के पास 30 दिन था इस फैसले के खिलाफ चैलेंज करने का ऊपरी अदालत में। 24वें दिन ही इन लोगों ने हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया। अब ये मामला हाई कोर्ट चला गया। यानी 10 सितंबर 2013 की ये बात है। अक्टूबर फर्स्ट वीक 2013 में ये मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया क्योंकि चैलेंज किया था। 9 महीने में लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया। अब 9 महीने के बाद ये हाई कोर्ट में पहुंच गया। हाई कोर्ट ने कुल लिए 6 महीने, 158 डेज फैसला सुनाने में। मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट जिसको फांसी का फैसला सुना चुकी है, हाई कोर्ट को उस पर मुहर लगाना है और उस मुहर को लगाने में हाई कोर्ट ने 6 महीने लिए, यानी कि आधा साल, 158 डेज। और फिर हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई और कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही दरिंदगी के साथ निर्भया के साथ रेप किया, गैंग रेप किया और उसे मारा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने
13 मार्च 2014 को अपना फैसला सुनाया और कहा कि ये चारों पवन, अक्षय, विनय और मुकेश की फांसी की सजा बरकरार रहेगी। अब 2 कोर्ट के हडल पास हो गए। अब बचा आखिरी, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। अब 30 दिन के अंदर फिर इस कोर्ट को चैलेंज करना था। चारों आरोपियों को फांसी तो नहीं हुई थी। इन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट के फैसले को कि फांसी की सजा गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन कमाल देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ 19 महीने यानी 1.5 साल से थोड़ा ज़्यादा सिर्फ इस बात में लग गया कि इन चारों का केस सुप्रीम कोर्ट की कौन सी बेंच सुनेगी। अभी जरा ये सब कुछ नहीं हो रहा है। अभी ये हो रहा है कि ये जो चारों जिनको लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई है, इनके इस मुकदमे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट पे कौन सी बेंच करेगी। 19 महीने सुप्रीम कोर्ट ने लगाए इस बात का फैसला करने में कि कौन कौन से जज इस बेंच में होंगे, और आखिरकार 19 महीने के बाद 2016 में, ये याद रखिएगा कि हाई कोर्ट ने 2014 में फैसला सुना दिया था फांसी का, और 2016 में 19 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि 3 जजों की बेंच इन चारों मुजरिमों की जो है सुनवाई करेगी। उसमें जस्टिस दीपक मिश्रा थे, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर भानुमति। इन 3 जजों की एक बेंच बनाई गई और हाई कोर्ट के फैसले के 19 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। अब मुकदमा शुरू होता है, और आखिरकार जब ये बेंच बन गई तो फिर 3 अप्रैल 2016 से सुप्रीम कोर्ट में अब ट्रायल शुरू हुआ, यानी कि सुनवाई शुरू हुई। मतलब 19 महीने के बाद लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के सिर्फ 19 महीना इसी में निकल गया, टाइम वेस्ट। अब 16 से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई 3 अप्रैल से, और लगभग 13 महीने लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में। 13 महीने बाद यानी 1 साल 1 महीने के बाद 3 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों का फैसला सही था। इन चारों को फांसी से कम की सज़ा नहीं दी जा सकती, और सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा बरकरार रखी। तो ये बात है 5 मई 2017 की, यानी अब तक 5 साल बीत चुके हैं निर्भया केस को। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो फिर यहाँ पे आप रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। रिव्यू पिटीशन का आपको बताया मैंने कि उनके पास 30 दिन का टाइम है। लेकिन कमाल देखिए, पहले ने इन 4 में से जो विनय था उसने 6 महीने के बाद रिव्यू पिटीशन लगाया, जबकि 30 दिन में लगाना था। 5 महीना वैसे ही वो खा गया। 6 महीने के बाद उसने लगाया, फिर दूसरे ने लगाया, फिर तीसरे ने लगाया, और चौथे ने तो 2.5 साल के बाद रिव्यू पिटीशन लगाया। यानी 2017 में यह फैसला आया था और 2019 में उसने रिव्यू पिटीशन लगाया, 2019 के भी सेकंड हाफ में, और सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठी रही। तो इतने वक्त बीत गए। अब इसके बाद रिव्यू पिटीशन पे फैसला हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो फांसी की सज़ा बरकरार रहेगी। अब रिव्यू पिटीशन के बाद फिर एक एक कर सब ने क्यूरेटिव पिटीशन लगाया। क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब कि कहीं कोई तकनीकी खामियां पूरे मुकदमे के दौरान फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में तो नहीं रही, उसको देखो। तो क्यूरेटिव पिटीशन आमतौर पर खुली अदालत में नहीं होती सुनवाई, जज के चैम्बर में ही होती है। वो देखते हैं कि इसको सारे लीगल राइट्स मिले कि नहीं मिले। क्यूरेटिव पिटीशन भी एक एक करके सबने लगाया, उसमें भी वक्त बीता, और धीरे धीरे 2017 की बात थी, 2012 का इंसिडेंट था, और अब 2020 आ गया। 8 साल बीत गए। इन 8 सालों में सुप्रीम कोर्ट के सारे पिटीशन, सारे लाइफलाइन ख़त्म हुए। फिर प्रेसिडेंट के पास गए, प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, फांसी की सज़ा होगी कैबिनेट के थ्रू। जब प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट किया तो उसके बाद फिर दोबारा प्रेसिडेंट के पास गया कि एक बार और माई बाप आप देख लीजिए। प्रेसिडेंट ने दोबारा रिजेक्ट किया। उसके बाद 20 तारीख की फांसी की वो रखी गई थी डेट, और फांसी होनी थी 2020 में, 20 मार्च 2020।
19 मार्च की रात भी पहुंच गए वकील अदालत में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि भैया इनकी रहम करो, फांसी पे कुछ गलतियां हुई हैं उसको दोबारा सुनवाई करो। लेकिन 2:30 बजे तक अदालत बैठी और हुआ कि नहीं, सुबह ही फांसी होगी। और आखिरकार 20 मार्च 2020 को चारों को फांसी दे दी गई, पवन, विनय, अक्षय और मुकेश को। और अच्छा हुआ ये 20 मार्च को दे दी गई थी, वरना 25 मार्च के बाद तो कोरोना और लॉकडाउन लग गया था, तो ये बच जाते। तो ये एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं मैं सिर्फ कि कितने कानूनी सारी प्रक्रियाएं। अब अगर ऐसे में कोई कहे कि 10 दिन के अंदर हम फांसी पे लटका सकते हैं, तो ये मजाक ही लगता है। 10 दिन क्या, मुझे लगता है 10 महीने में भी आप नहीं लगा सकते। और अभी तक तो मैंने कोई ऐसा केस देखा ही नहीं जिसमें साल भर के अंदर किसी को फांसी पे लटका दिया गया हो। कानून तो अब भी वैसे ही हैं जो पश्चिम बंगाल ने बनाया है, या अभी हमारे नए कानून में भी सब कुछ है। तो फिर ऐसा मजाक क्यों लोगों के साथ किया जाता है? क्या ऐसे पॉलिटिक्स है, राजनीति है? तो बिल्कुल है। इस केस के जरिए एग्जाम्पल तो समझा दिया, अब आपको सीधे सीधे समझाता हूँ। जब भी कोई केस होता है तो सबसे पहले FIR दर्ज होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब होता है एक मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो गई, क्योंकि वहीं से मुकदमा बनता है। अब उसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है और 90 दिन की मोहलत होती है, आप चार्जशीट दाखिल करो। चलो जी, 90 दिन यानी 3 महीने में चार्जशीट दाखिल हो गई। अब उस चार्जशीट पे अदालत संज्ञान लेता है कि भैया जो पुलिस ने चार्जेस लगाए ये सही है कि नहीं, या गलत धाराएं लगा दी। कुछ धाराएं जोड़ देती अदालत, कुछ धारा हटा देती, उसमें भी वक्त लगता है। फिर वहाँ से निकले आप, फिर होता अब ट्रायल शुरू होगा। अब ट्रायल लंबा क्यों चलता है? मान लीजिए चार्जशीट में पुलिस ने, संजय राय का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कि ये CCTV कैमरा, इतने विटनेस, सपोज 20 गवाह हैं इस केस में, और CBI ने ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल दिया है। अब 20 फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक तो मतलब ये होता है कि डे टू डे हियरिंग, मतलब डेली सुनवाई। ये नहीं कि आज सुनवाई करेंगे, आज कल नहीं करेंगे और परसों नहीं करेंगे, डेली सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन अब 20 गवाहों के नाम दे दिए। अब एक गवाह बीमार पड़ गया, या एक गवाह भाग गया, या एक गवाह मुकर गया, या एक गवाह किसी बहाने से नहीं आ रहा, तो वो तारीखें तो बढ़ती गई। तो ज़्यादातर केस में एक ट्रिक ये और होता है, केस को लंबा करने के लिए, कि आप विटनेस की तादाद बढ़ाते जाओ। जैसे श्रद्धा वाले केस में, आफ्ताब पूना वाले में 168 के 170 विटनेसेस हैं, उनमें से अभी तक आधे की गवाही पूरी नहीं हुई है। तो जितने गवाह उतना लंबा केस। ये बात ऐसी है जो लोग जल्दी समझ ही नहीं पाते हैं कि ये खेल क्या हो रहा है। तो भैया सॉलिड गवाह रखो यार, जिससे सीधा सीधी केस। ये जो लंबे लंबे गवाह होते हैं 100 और 170, उसमें से ज़्यादातर तो यूं ही टाइम पास वाले होते हैं। लेकिन पुलिस की मजबूरी है, अगर जैसे पुलिस ने किसी से पूछ लिया कि हाँ भाई तूने देखा था, हाँ पीछे से देखा था, अच्छा चल आ जा, तू भी गवाहों की लिस्ट में आ जा। अब वो पीछे से देख के क्या बताएगा, वही था नहीं था, वहाँ वकील उसके कपड़े फाड़ देगा कि बता कौन से कपड़े में देखा, क्या देखा, कैसे चल रहा था, लंगड़ा था, सीधे चल रहा था, चलने का स्टाइल क्या है। लेकिन टाइम वेस्ट, मुकदमा लंबा। तो अब ट्रायल में जब होता है तो आपको गवाहों की पूरी गवाही दर्ज होती है। चलो जी, अब चार्जशीट, आरोप पत्र और उसके बाद ट्रायल के दौरान में कुछ चीज़ें और भी होती हैं। जैसे इसी संजय राय केस में लीजिए, फॉरेंसिक की रिपोर्ट, फॉरेंसिक को चैलेंज किया तो दूसरी जगह भेजो टेस्ट के लिए। आपको पता है फॉरेंसिक की रिपोर्ट कितने कितने दिनों में आती है। तो आप 10-20 दिन में फांसी कहाँ से दिलवा दोगे भाई? इतने दिन में तो महीना भर तो रिपोर्ट आने में लगती है। और अगर विसरा की रिपोर्ट आनी है, मान लीजिए जहर दे के किसी को मारा है रेप करने के बाद, तो फिर तो आप 2-3 महीना रिपोर्ट ही इंतज़ार करते रहो। तो ये हो नहीं सकता। अब चलिए ट्रायल कोर्ट में पूरा ट्रायल ख़त्म। ट्रायल कोर्ट ने अपनी तरफ से जल्दी भी की, फैसला सुना दिया, जैसे निर्भया में 9 महीने में सुना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ वहाँ बहस तो होती नहीं है, वहाँ सिर्फ सबूत देखे जाते हैं और ये देखे जाते हैं कि हाँ ये पुख्ता सबूत और जो विटनेस हैं ये सब सही जेन्युइन हैं कि नहीं है। उसका हाई कोर्ट अपने हिसाब से फैसला देती है। अब हाई कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसा तो काम नहीं करेगी कि वहाँ डे टू डे हेयरिंग हो रहा है। हाई कोर्ट की अपनी मजबूरियाँ, परेशानियाँ, इतने सारे हज़ारों लाखों केस उनके यहाँ पेंडिंग हैं, तो उस हिसाब से तारीख देते हैं। तो वहाँ सरकार ये भी नहीं कह सकती प्रायोरिटी पे। और ख़ासतौर पर अपने देश में जैसे जहाँ पे हर दिन एवरेज 85 to 87 रेप होता है, तो हाँ भैया उस स्टेट में ही इतने रेप के केसेस होंगे कि किस किस को प्रायोरिटी दोगे आप। तो वहाँ पे भी आपके हाथ में नहीं है टाइमिंग कि मैं 10-20 दिन में फांसी दिलवानी है, इसलिए हाई कोर्ट तुम भी फैसला दे दो। चलो जी, हाई कोर्ट से भी आप निपट लो। अब सुप्रीम कोर्ट, वो तो और भी आपसे बाहर है। सुप्रीम कोर्ट में हर शख्स वही जाता है जिसको आखिरी उम्मीद होती है।
अब सुप्रीम कोर्ट में आप ये सोचिए कि पूरे देश में जितने लोगों को फांसी हुई, उम्र कैद हुई, जितने भी रेप के मामले हैं आखिरी मकाम पर आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट ही आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तो अजीब सी वो है ना कि किसको प्रायोरिटी दे। भाई एक कोलकाता जूनियर डॉक्टर का मान लीजिए केस आ गया, और एक अभी जो आपको कुछ महाराष्ट्र का एक अभी आया था, वहाँ का भी आ गया एक ही दिन। अब उन दोनों में से किसको वो पहले प्रायोरिटी दे, तो ये उनकी बड़ी जेन्युइन दिक्कत है। और पूरे देश में जैसा मैंने बताया 87 पर डे अगर रेप हो रहा है तो सोचिए सुप्रीम कोर्ट कितने सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे रेप के केसेस आते होंगे, तो किस किस को प्रायोरिटी रखेगी। यही वजह कि सिर्फ बेंच बनाने में निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट ने 19 महीने ले लिए, और जो फैसला लोअर कोर्ट ने 9 महीने में और हाई कोर्ट ने 6 महीने में सुना दिया था, सुप्रीम कोर्ट को उसको 8 साल लगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, तो फिर 10-20 दिन 30 दिन में आप कहाँ से फांसी की सज़ा सुनाओगे। फिर सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज़ें ये हैं कि आपको एक बार फैसला दे दिया तो फिर आप पुनर्विचार मिलॉर्ड आप दोबारा सोच लीजिए, वो भी हो गया तो क्यूरेटिव देख लीजिए, कुछ करेक्शन, कुछ वकील एक से एक तिकड़म होते हैं। यहाँ पर ये इसको राइट नहीं मिला, ये कानूनी गलतियाँ हैं, ये मुकदमे के फैसले में गलतियाँ, वो नुक्ता निकालेंगे और फिर पहुँच जाएंगे। पहुँचने का मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट देखे ही, लेकिन अब वो पहुँचे और वो कहे सुप्रीम कोर्ट 5 मिनट के बाद नहीं तुम बकवास कर रहे हो जाओ, तब तो समझ में आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में देने का मतलब है कि फांसी रुक गई। अब सुप्रीम कोर्ट को ऊपर है कि वो क्यूरेटिव पिटीशन पे फैसला कब सुनाएगी, आज या 1 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद। वहाँ मामला लटक गया। प्रेसिडेंट के पास तो खैर समय सीमा ही नहीं है। दया याचिका आपने दे दी कि भाई आप 1 महीना 90 दिन 30 दिन 6 महीने में आप फैसला दे दो, कोई समय सीमा नहीं, जब प्रेसिडेंट साहब का मन करेगा तब होगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले ही 15 लोगों की फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनकी दया याचिका, उनकी मर्सी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से फैसले के बाद प्रेसिडेंट हाउस में लटकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने सालों से दया याचिका लटकी हुई है, ये आदमी तिल तिल करके डेली मर रहा है कि हमें तो फांसी की सज़ा हो गई है, तो ऐसे लोगों को और सज़ा नहीं दे सकते, इसलिए उनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। क्योंकि प्रेसिडेंट हाउस में कोई समय सीमा है ही नहीं कि आपकी दया याचिका पे कब फैसला सुनाएंगे वो, तो वहाँ भी टाइम निकल गया। तो ये जितनी चीज़ें बताई, अगर इसको ईमानदारी से भी आप फास्टेस्ट तरीके से भी जोड़ेंगे ना, साल तक तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट में भी आपका मामला नहीं पहुंचेगा। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट ही की असलियत ले लीजिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से बहुत जल्दी फैसला होता है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक डेटा है 2018 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, जो अपने देश का है। इन्होंने 2018 का ये लास्ट डेटा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में तब कुल 28,000 केसेस आए थे पूरे देश में, 28,000 फास्ट ट्रैक कोर्ट में। 78% मामलों में फैसला सुनाने में फास्ट ट्रैक कोर्ट को 1 साल लगा, 78% में 1 साल। इसके अलावा 42% ऐसे मामले थे जहां 3 साल तक कई वजहों से मामला लटका हुआ था। 17% ऐसे थे जिसमें 5 साल लगे थे, बल्कि वो 12% है, 42 जिसको मैं कह रहा हूं। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मिनिमम अगर 1 साल में आ रहा है और फिर सुप्रीम कोर्ट में आप जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो कैसे फांसी की सज़ा हो सकती है। तो सवाल ये है कि फिर ये सरकारें, ये नेता ऐसे दावे क्यों करते हैं कि हम 10 दिन के अंदर फांसी दिला देंगे, 1 महीने में दिला देंगे। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। संजय राय का मामला अभी सीबीआई देख रही है, अभी तक तो चार्जशीट वार्जशीट तो है नहीं, क्योंकि अभी तो खुलासा ही नहीं हुआ कि वही अक्यूज है, अकेला है। शायद 5 को सुप्रीम कोर्ट में उनको स्टेटस रिपोर्ट देनी है, और दिन गिनिएगा जिस दिन से ये चार्जशीट दाखिल होगी और ट्रायल कोर्ट में होगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कितना वक्त लेती है, कोलकाता हाई कोर्ट कितना वक्त लेगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कितना लेगा, और फिर प्रेसिडेंट हाउस कितना लेगा। 2024 है अभी, और आज 3 सितंबर है। और इस संजय राय के केस को आप याद रखना और कहीं कैलेंडर पे नोट करना। और ये 9 अगस्त का मामला है, 9 अगस्त से आप जोड़ना शुरू करना, 9 अगस्त 2024। और इसकी फांसी की कवायद कहाँ तक जाएगी, कितना वक्त लेगी, अगर आप मुझसे पूछें, मैं दावा करता हूँ 5 साल से कम तो सवाल ही नहीं है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपका ठीक है, लोगों का गुस्सा, बाकी चीज़ें, लेकिन जो वकील होते हैं और अदालत होती है वो भावनाओं पर, मीडिया ट्रायल पर, लोगों के गुस्से पे नहीं चलती हैं।
वहाँ तो ये होगा कि भैया ऐसा था, पुलिस ने ऐसा किया, सीबीआई ने ऐसा किया, मीडिया ने पहले इसको कातिल ठहरा दिया, फिर इसमें ये भी था कि एक थ्योरी ये नहीं है कोई और है। उन सारी चीज़ों का एक एक करके वहाँ पे कपड़े फाड़े जाएंगे और कोर्ट सबूतों से चलेगी, गवाहों से चलेगी, दलीलों से चलेगी, वकीलों से चलेगी, तो फिर कितना वक्त लगेगा। इसीलिए ये जब पहली बार मैंने सुना 10 दिन वाली बात ना, तो मुझे हंसी भी आई लेकिन अफसोस भी हुआ, इसलिए कि रेप जैसे मामलों में लोगों को इस तरह से नहीं बरगलाना चाहिए या गुमराह करना चाहिए कि हम 10 दिन में फांसी दिला देंगे, ऐसा कानून लाएंगे। हमारे यहाँ कानून है, सख्त कानून है, सब कुछ है, लेकिन वो लागू ही नहीं होता, क्योंकि लागू करने के लिए जो बाकी बेसिक चीज़ें चाहिए वो है ही नहीं। और हम सबकी भी गलती है, जब कोई केस होता है तो हम उस वक्त बड़े इमोशनल हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं, ये लगता है सब कुछ आनंद फानन कर दो, उसको अभी टांग दो, अभी गोली मार दो। लेकिन जैसे ही कुछ वक्त बीतता है, ज़ख्म भरते हैं और हम भूल जाते हैं, फिर ये गुस्सा, ये इमोशन सब खत्म हो जाता है और हम ये भी भूल जाते हैं कि कब से ये मामला था और कितने दिन में फांसी होनी थी और अभी तक वो क्या कर रहा है। तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों ने लिखा कि क्या 10 दिन के अंदर फांसी हो सकती है। अब ये पूरी कहानी सुनाने के बाद मैं आपसे कहता हूँ बिल्कुल हो भी सकती है, बट इसके लिए ये पॉलिटिक्स, ये स्टेट वर्सेस सेंटर, इन सबको एक साथ आना होगा, लड़ाई नहीं लड़नी होगी। और वो एक चीज़ में कि इस देश की महिलाओं को अगर सुरक्षा देनी है, इस देश की महिलाओं को ये भरोसा देना है कि तुम सुरक्षित हो, तुम महफूज हो, तो ये सारी पॉलिटिक्स और ये पार्टी से ऊपर उठकर, चाहे सेंटर में किसी की सरकार हो, स्टेट में किसी की हो, एक चीज़ पर एकमत होना चाहिए कि रेप कम से कम इसी से शुरुआत होनी चाहिए। रेप जैसे घिनौने और संगीन जुर्म के लिए एक कानून, न उसमें कोई पार्टी न वकील, और सबको एक ही कि भाई तुमको जो करना है करो। एक टाइम फ्रेम होगा कि अगर ये साबित हो गया 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, मैं तो कहता हूँ अगर 1 साल भी ये सेट कर देना कि रेप के मामले में अगर गुनहगार है तो उसको 1 साल से पहले पहले फांसी के तख्ते पर ले जाना है, ये मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए फिर इन्वेस्टिगेशन जो करेंगे उनकी भी सोच बदलेगी कि भाई उतने ही गवाह रख जितने की गवाही वक्त पे पूरी हो जाए, फालतू को गवाहों को हटा दो। केस इतनी तरीके से ऐसे जांच करो कि पुख्ता सबूत हो, जिस पे अदालत भी फ़ौरन कन्विंस हो जाए, घुमाओ मत। और सबसे बड़ी चीज़ कि रेप के हर केस की जांच बहुत ईमानदारी, सिंसियर होने के साथ साथ ये जो लापरवाही बरती जाती है क्राइम सीन की, इन सब के साथ ये बंद होना चाहिए। फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, बेहतर तरीके से होना चाहिए। और हर कोर्ट को ये दिशा निर्देश होना चाहिए कि रेप का केस है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट, आप सबके पास ये टारगेट है इतने इतने दिनों का, और प्रेसिडेंट तक को कि आपके पास मर्सी पिटिशन आएगा उसके लिए आपके पास इतने दिन है, या तो 10 दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है, 1 महीना, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो अगर हर का टाइम फ्रेम बन जाएगा, नीचे से लेकर ऊपर तक की अदालतों का, प्रेसिडेंट हाउस तक का, तो फिर आप देखिए, क्योंकि ये सिंपल है, जैसे हर साल होता है ना भैया कि फरवरी का महीना है, सरकार बजट पेश करती है ना, तो जब सब चीज़ फिक्स है तो फिर रेप के केसेस में ये सारी चीज़ें फिक्स क्यों नहीं हो सकती हैं कि इतने इतने दिनों में ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, और नहीं होगी तो वो लोग जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। हो सकता है, मेरा मानना है। बस शुरू करने की ज़रूरत है। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। तो आज एक तो प्रीति झा ने भेजा है, और पूरे क्राइम तक फैमिली में जितने बच्चे हैं, डोरेमोन का आज बर्थडे है। मैंने बहुत अपनी बेटी के साथ ये कैरेक्टर देखा, वो चूँकि देखती थी टीवी के सामने बैठी, तो मैं भी देखता था, नटखट, अच्छा, प्यारा। तो आज डोरेमोन का बर्थडे है। थैंक यू प्रीति झा, आपकी वजह से सबको विश कर दिया इनको। चंद्रिशा, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे चंद्रिशा। और ये चंदर जी की वाइफ हैं चंडीगढ़ से, एंड थैंक यू सो मच। इसके अलावा सिफ़ा नूर का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सिफ़ा। और ये नूर नज़ीर अंसारी, इनकी वाइफ है, बेनिन रिपब्लिक से।
राहुल का भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे राहुल। ये विनय यादव ने भेजा है ऑस्ट्रेलिया से, एंड थैंक यू सो मच। ये दोनों स्टूडेंट हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों दोस्त हैं, तो एंजॉय राहुल, हैप्पी बर्थडे। नैना कौर दिगवा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नैना, एंड थैंक यू सो मच। साथ ही वंशिका शर्मा का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे वंशिका। और ये भेजा है कनिका एंड संजय शर्मा जी ने, उन दोनों की बेटियां हैं वंशिका। मनीष सिंह का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मनीष। इसके अलावा विज्ञ पटेल, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे विज्ञ जी। पूनम पांडे का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पूनम जी। और भेजा है राघवेंद्र एंड राजीव ने। साथ ही ममता राजपूत, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे ममता जी। और ये ओकेश राजपूत जी की पत्नी है, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।